वी वर डूइंग दिस, याद है आपको? ठीक है, हमारी एयर, ये पार्शियल प्रेशर्स है, पार्शियल प्रेशर्स, दिस इज एल्वियोलर एयर, यहाँ पे देखो, एल्वियोलर एयर, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है 104 mm ऑफ मर्करी ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का है 40 mm ऑफ मर्करी। ये जो ब्लड आ रहा है हार्ट में से, ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। ठीक है, राइट साइड में से जो ब्लड, ये देखो यहाँ से हमने इधर को ब्लड जो है वो जा रहा है, ये कौन सा ब्लड है? दिस इज वीनस ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। टिश्यूज में से ये ब्लड आया, हार्ट में गया, हार्ट से ये जा रहा है लंग्स में। ठीक है, ये आपने 10th में भी किया है, हार्ट से गया लंग्स में। वीनस ब्लड में PO2 है 40 एंड PCO2 है 46 mm ऑफ मर्करी। तो अब गैसेस मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टूवर्ड्स लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये PO2 है 104, ब्लड में PO2 है 40, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलर एयर टू वीनस ब्लड एंड CO2 यहाँ पे 46 है, यहाँ 40 है, so CO2 diffuses from venous blood to alveolar air या alveoli। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज, पहला गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे हुआ? एल्वियोलाई में हुआ। किसके बीच में हुआ? एल्वियोलर एयर एंड वीनस ब्लड। आफ्टर एक्सचेंज ये कौन सा ब्लड आ गया? दिस इज ऑक्सीजनेटेड और आर्टीरियल ब्लड। ठीक है, इसका PO2 कितना है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अब ज्यादा आ गई, तो इसका PO2 आ गया 95 mm ऑफ मर्करी और PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 46 से आ गया 40 mm ऑफ मर्करी। ये जो है, ये आर्टीरियल ब्लड कहाँ पे गया? हार्ट में गया, हार्ट से ये फिर एओर्टा में गया, एओर्टा से ये बॉडी सेल्स में गया, बॉडी सेल्स में, टिश्यूज में PO2 40, PCO2 46 और फिर गैसियस एक्सचेंज हुआ कहाँ पे? ऑक्सीजन गया ब्लड से टिश्यूज में, CO2 गया टिश्यूज से ब्लड में एंड द ब्लड अगेन बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। तो गैसियस एक्सचेंज टू प्लेसेस पे हुआ, एक तो हुआ लंग्स में और दूसरा हुआ एट टिश्यूज। इज इट ओके? ठीक है, यहाँ पे जो आपने लास्ट टाइम डायग्राम बनाया था देखो, उसमें से जो ये मैंने पिछली बार सिर्फ डायग्राम बनाया था, थोड़ा सा ये लेबल करो और फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से खोलो लास्ट टाइम वाला। जो ये रेड से बनाया है ये सारा आर्टीरियल ब्लड है और जो ये ब्लैक से बनाया है ये वीनस ब्लड है। आप भी डिफरेंट पेन से बनाओ ताकि क्लैरिटी हो। चलिए बेटा, नेक्स्ट हम अब यहाँ पे थोड़ा सा एक टेबल बनाओ और ये दिस इज पार्शियल प्रेशर, ऊपर लिखो इसके, पार्शियल प्रेशर्स
of oxygen and CO2 at different sites. ये गैस है, इसका बताया है कि इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ये सब mm ऑफ मरकरी के हिसाब से है। एल्वियोलर एयर में ये है सारा, हमने इसमें भी किया, एक टेबल भी बना लो। हाँ जी बेटा, चलिए ये क्वेश्चन 2 मैंने लिखे हैं, फटाफट से इनके आंसर दो। कि इंस्पायर्ड एयर जो है, इनहेल्ड एयर है, उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 है। एल्वियोलाई तक पहुंचते पहुंचते उसका प्रेशर 104 कैसे हो जाता है, क्यों कम हो जाता है? चलो ये भी आपने बताना। और दूसरा क्वेश्चन है कि एल्वियोलाई का मैक्सिमम ऑक्सीजन PO2 104 है, बट जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, गैस बाहर जा रही है, ठीक है, उसका अगर आप यहाँ पे देखें तो 116 mm ऑफ मरकरी है, 104 से भी ज्यादा है। आप ये देखो कि जो एयर हमारे लंग्स में है उससे ज्यादा ऑक्सीजन वाली एयर हम बाहर छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों, कहाँ से आई वो ऑक्सीजन? बताओ जल्दी से, फटाफट से। कि फर्स्ट का आंसर है दैट द इंस्पायर्ड एयर, सम ऑफ द इनहेल्ड एयर is left in the respiratory tract and rest of the inhaled air gets mixed with the foul air already present in the respiratory tract and reaches in the alveoli. ठीक है, therefore alveolar air has less PO2 and more CO2 as compared to inhaled air, जो हमने हवा अंदर ली है ना, उससे कम ऑक्सीजन रह गया, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड जो प्योर एयर थी वो कुछ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह गई और फाउल एयर के साथ, CO2 मिक्स्ड एयर के साथ वो अंदर पहुंच गई। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। कुछ इसी से ही मिलता जुलता आंसर है। सरगम, हाँ जी सरगम, आप बताओ बेटा। मैम जब हम एयर इनहेल करते हैं तो उसमें से थोड़ी एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बाकी की लंग्स में जाती है, सो जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज वेरी गुड। इसी के जैसा ही आंसर इसका है कि व्हेन वी एक्सहेल the foul air mixes with the fresh air present in the respiratory tract, therefore the exhaled air has more O2
and less CO2 as compared to alveolar air. ठीक है, तो जो बची हुई फ्रेश एयर है उसके साथ मिक्स होकर वो बाहर आ रही है। इज इट ओके? चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा। तो देयर आर, पॉइंट लिखिए, देयर आर टू साइड्स, देयर आर टू साइड्स at which gaseous exchange occurs. Gaseous exchange occurs. First है alveoli या alveolar surface, where oxygen diffuses into blood through alveoli, या from alveoli, and CO2 diffuses from blood to alveoli. इसी का ही बेटा बी पॉइंट आपने लिखना है, इसी में ही, फर्स्ट में ही, एल्वियोलर सरफेस पे ही। फॉर द गैसियस एक्सचेंज in lungs, the adaptations are क्या अडेप्टेशंस है, क्या, क्यों लंग्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे हो पाता है, क्या अडेप्टेशंस है, लंग्स ही क्यों हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस है, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, यहाँ क्यों नहीं हो पाता। इसमें फर्स्ट आ जाइए, large number of alveoli increases respiratory surface or increases surface for gaseous exchange. एक एक ब्रोंकियोल 20-20, 30-30 जो है वो एल्वियोलाई बनाती है, या इससे भी ज्यादा। सेकेंड पॉइंट है, एल्वियोलाई आर highly vascularized. They are highly vascularized. इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है that is alveoli are covered by, सब तरफ से covered by blood capillaries. बहुत सारी ब्लड सप्लाई है इसमें। और तीसरा है बेटा, द एयर इन alveoli are separated by blood in capillaries by respiratory membrane. By respiratory membrane.
इसका क्या मतलब है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो बेटा, पहले बाद में लिखना, पहले यहाँ पे देखो। ये है एल्वियोलाई, इट इज लाइंड बाय, ये बेटा एक इसकी एपिथेलियम है बेटा, इसको हम कहते हैं क्वेमस। ये आपने सारे ऐसे ही सेल्स बनाने हैं, मतलब इस तरह से। इसको हम कहते हैं एल्वियोलर एपिथेलियम। ठीक है, इधर से बेटा अगर हम इस तरह से देख लें, ये है ब्लड कैपिलरी। पहले ध्यान से समझो फिर लिखना। इट इज ऑल्सो लाइंड बाई ए एपिथेलियम, जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियम। दीवार तो होनी है ना किसी चीज की, एपिथेलियम क्या बनाती है, दीवारें। ये है एंडोथेलियम। इसके अंदर ये प्रेजेंट है ब्लड, और ये है एयर। और बेटा यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये खाली स्पेस नहीं है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सेल्स की नहीं होती बेटा, ये केमिकल्स की बनी होती है। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। दोबारा से देखें आप, थोड़ा सा मैं जूम भी कर देती हूँ। Air in the alveoli is separated from blood in the capillary is separated by respiratory membrane. Respiratory membrane में क्या आ जाता है, this is alveolar epithelium, आपने पूरा लिखना है। बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो है दिस इज एंडोथेलियम। The three together form respiratory membrane, but it is less than 1 mm, millimeter, 1 millimeter से भी कम thickness है, and this is highly permeable to gases. Is it okay? पहले बनाओ ये, जब हो जाए तो मुझे बताओ। चलिए जी, तो लिखो, the respiratory membrane is also called as diffusion membrane. The respiratory membrane is also called as diffusion membrane. It is less than 1 millimeter thick. It is less than 1 millimeter thick and is highly permeable to gases. मैम ये पॉइंट दोबारा रिपीट करना। It is less than 1 millimeter thick, 1 mm thick, less than 1 mm thick, and is highly permeable to gases. It is formed of 3 layers. It is formed of 3 layers. First है
थिन स्क्वेमस एपिथेलियम, SQUAMOUS, स्क्वेमस epithelium of alveoli, thin squamous epithelium of alveoli, ब्रैकेट में लिख लो alveolar epithelium, प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन, प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन, प्लस एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। और स्टार डाल के लिख लेना बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कॉमन टू, बेसमेंट मेम्ब्रेन is common to alveolar epithelium and endothelium। बेटा हर एपिथेलियम के साथ जहां पर भी एपिथेलियम आती है वहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर होती है। तो यहाँ पे दो एपिथेलियम है, इन दोनों की कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कॉमन टू alveolar epithelium and endothelium। ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि यहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है विच इज हाईली परमिएबल टू गैसेस। ठीक है जी, नेक्स्ट एक और पॉइंट आ जाइए, और क्या अडेप्टेशन है। alveoli are lined by, एक ये है फॉस्फोलिपिड। बेटा अभी आपको याद ही करना पड़ेगा, लिपिड मतलब फैट जिसके साथ फॉस्फोरिक ग्रुप है, फॉस्फेट अटैच्ड है, दैट इज फॉस्फोलिपिड, और उस फॉस्फोलिपिड का नाम है लेसिथिन। और याद रखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, लेसिथिन acts as a surfactant। लेसिथिन जो है acts as a surfactant। surfactant का क्या मतलब है? surfactant means which lowers surface tension of alveoli and keeps them open या extended। ठीक है बेटे, जैसे वाटर की, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे वाटर की सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होती है, इस कारण वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। हमें अलग अलग नहीं ना वाटर मॉलिक्यूल्स नजर आते, वो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, वो इकट्ठे है, वो एक लेयर बना रहे हैं। अगर यहाँ पे एल्वियोलाई की जो वॉल है उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, जिसके कारण वो चिपक सकती है आपस में। जैसे एयर वहां से बाहर हुई, एक्सहेल हुई, तो वॉल एकदम स्टिक हो जाएगी। अगर एक बलून की वॉल फुलाने के बाद एकदम स्टिक हो जाए तो हम उसको, बहुत मुश्किल होता है उसको दोबारा से एक्सपैंड करना, वो खत्म हो जाती है, वो वॉल चिपक जाती है। इसलिए हमारे जो ये गुब्बारे है, हमारे लंग्स में जो छोटे छोटे बलून्स है, एल्वियोलाई है, इनकी वॉल चिपके ना, इसलिए यहाँ पे एक लेयर डाल दी है लेसिथिन की, यहाँ पे होगी लेसिथिन। ये सिंपल, ये एयर के तो परमिएबल है, इसलिए हम इसको एक बैरियर नहीं मानते। लेसिथिन एक केमिकल है। तो एल्वियोलाई में एयर कम हो या ना हो, लेसिथिन की वजह से ये चिपकते नहीं। ठीक है, दूसरा, ठीक है, अब मेरी एक बात और सुनो एवरीबॉडी, कि जब बच्चा जो है, व्हेन द फीटस इज इनसाइड मदर, ठीक है, जब जो बच्चा है वो अपनी मदर के अंदर है, ठीक है, तो उसको बेटा
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? प्लेसेंटा के थ्रू आ रही है, उसको लंग्स की जरूरत ही नहीं है। क्या है, प्लेसेंटा से ऑक्सीजन डायरेक्ट उसके ब्लड वेसल्स में गई और ब्लड से सारे सेल्स में चली गई। सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड आई, कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लेसेंटा के थ्रू मदर्स ब्लड में जाके मदर अपने आप उसका देखे क्या करना है क्या नहीं करना। सो दिस हैपन्स इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। जो फीटस होता है, फीटस मीन्स अनबोर्न चाइल्ड, उसमें ये काम होता है। जब बच्चे ने पैदा, तो इसका मतलब ये है कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम या हम कहें ब्रीदिंग सिस्टम या हम कहें लंग्स जो है वो नॉन फंक्शनल है बिफोर बर्थ। ठीक है, एल्वियोलाई अगर बनी हुई है तो वो एकदम अपने आप से चिपकी हुई है, वो एकदम स्टिक है, वो खुली नहीं हुई। ठीक है, बर्थ से पहले तकरीबन 9th मंथ में जब बच्चा पैदा होने की तैयारी कर रहा है, 9वें मंथ में सिर्फ कुछ बच्चा पूरा ग्रोन है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं अगर 9th मंथ जैसे ही शुरू होता है और अगर बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चा नॉर्मल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। 9th मंथ के शुरू में बच्चे की एल्वियोलाई में ये लेसिथिन बननी शुरू होती है। ठीक है, ताकि जैसे ही बच्चे का, कभी भी बच्चे का बर्थ हो सकता है, तो उस टाइम जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ, बच्चा क्या हुआ, जोर जोर से रोया, रोता है ना, चीखे मार मार के रोता है। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा रोता है तो बहुत सारी एयर उसके अंदर जाती है, और जैसे ही अंदर जाती है, मैं सिर्फ सोच सकती हूँ, मैं आपको दिखा नहीं सकती, एंड यू कैन वेल इमेजिन कि अगर उसके अंदर लाइट हो तो आप देखोगे कि ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ बल्ब्स दे ग्लो, है ना, ऐसे 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 सारी जो चिपकी हुई थी वो खुलने शुरू हो जाती है, खुलने कर बहुत सारी एयर जाती है। और ये आपने सुना भी है कि अगर बच्चा नहीं रोता, है ना, अगर 3 इडियट्स आपने मूवी देखी हो, है ना, सबने देखी होगी, तो अगर बच्चा नहीं रोता तो उसको मार मार के रुलाते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि अगर वो इतनी फोर्स से, हम बेटा उसको इतनी फोर्स से उसको एयर देनी बड़ी मुश्किल होती है जितनी फोर्स से वो खुद ले सकता है। ठीक है, जब वो चीखे मारता है, रोता है, तो बहुत सारी एयर अंदर जाती है और लंग्स को स्वेल करने में, मतलब एल्वियोलाई को स्वेल करने में, एक्सपैंड करने में काम करती है। और जैसे ही एल्वियोलाई, ऐसे मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई दे एक्सपैंड, और वैसे ही गैसियस एक्सचेंज शुरू होता है। तो लंग्स जो है हमेशा बर्थ के बाद फंक्शन शुरू करते हैं, उससे पहले लंग्स का कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक है, लेसिथिन क्या करता है, एल्वियोलाई को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है। कई बच्चे बेटा प्री मेच्योर हो जाते हैं, आपने सुना होगा कि कोई बच्चा 7th मंथ में पैदा हो गया, कोई बच्चा 8th मंथ में पैदा हो गया, उसमें बाकी कई स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप हो जाते हुए होते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लंग्स की, कि लेसिथिन बना है या कुछ बच्चे, ये भी एक नेचर की बात है बेटा कि मदर की फिजियोलॉजी ऐसी हो गई कि बच्चे में लेसिथिन डेवलप हो गया और बच्चे का प्री मेच्योर बर्थ है किसी कारण से। ठीक है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे जिसके लंग्स में लेसिथिन डेवलप ही नहीं हुई, बच्चा पैदा हो गया। अगर छोटी मोटी जगह होगा जहां पे एकदम पैदा हो गया तो वो बच्चा क्या होगा बेटा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम के कारण मर जाएगा क्योंकि उसे सांस ही नहीं आएगा। ठीक है, बट दूसरी चीज एक और है कि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि बच्चा रोया नहीं है, ठीक है, इमीडिएटली उसके लंग्स में हम लेसिथिन इंजेक्ट कर देते हैं। बहुत महंगा इंजेक्शन है, ठीक है, बट वो हम एकदम इंजेक्ट करते हैं जो एकदम लेयर्स बना लेती है एल्वियोलाई में, फटाफट जाके वो लेयर्स बना के, एंड देन द चाइल्ड, मेरा मतलब उसके बाद उसमें लंग्स में उसमें एयर भर के एल्वियोलाई खुल जाती है। तो ये क्या करता है बेटा, लंग्स में एल्वियोलाई, लेसिथिन क्या करता है, लंग्स में एल्वियोलाई को खोलने में काम आते हैं और उसको खुला रखने में भी काम रखता है। इज इट ओके, समझ में आई सबको? ठीक है, एंड इट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये मतलब अभी तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं नेक्स्ट ईयर जब आपको करवाऊंगी तब बताऊंगी, बट ये मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बताया है। ठीक, तो ये आपने लिखा बेटा, लेसिथिन के बारे में लिखा, लिखो जल्दी से, एल्वियोलाई आर लाइंड बाय लेसिथिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए बेटा, ये तो हो गया अडेप्टेशंस हो गई, ये मैंने फर्स्ट आपको बताया था एल्वियोलर सरफेस वेयर कि एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए बच्चे,
out of oxygen and carbon dioxide, out of oxygen and carbon dioxide, comma, the rate of diffusion of CO2, the rate of diffusion of CO2 is much higher than is much higher than rate of diffusion of oxygen, rate of diffusion of oxygen. This is because CO2 solubility, CO2 solubility is 20 to 25 times higher. CO2 solubility is 20 to 25 times higher than the solubility of oxygen. Solubility of oxygen. Therefore, rate of diffusion of CO2 is 20 to 25 times higher than 20 to 25 times higher than oxygen. Next आ जाइए. The second site of gaseous exchange is tissues. Where gaseous exchange occurs between oxygenated blood and the tissue cells. Oxygenated blood and the tissue cells. मैम हाँ जी मैम एक बार रिपीट कर दो सेंटेंस. हाँ मैं बता रही हूँ. Another site for gaseous exchange is tissues where gaseous exchange occurs between arterial blood and tissue cells. Is it okay? Next आ जाते हैं बेटा transport of gases. तो इसमें क्या है बेटा? Oxygen is transported from lungs to tissues through heart तो बीच में आना ही है. And CO2 is transported from tissues to lungs again through heart.
the transporting medium of gases is blood. ब्लड जो है वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है लंग से टिश्यूज में या टिश्यूज से लंग्स। इज इट ओके? कर लिया नोट? करो जल्दी से अगर रह गया है तो। पहले हम आ जाते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो टू फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होती है। मैम हाँ जी बेटा। मैम आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? लिखा था द ट्रांसपोर्टिंग मीडियम ऑफ गैसेस इज ब्लड। थैंक यू मैम। ठीक है जी। जो ऑक्सीजन है टू फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होती है। डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा और दूसरा है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर हम कहेंगे कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन। जितनी भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है 3% इन ब्लड प्लाज्मा एज ऑक्सीजन इज लेस soluble इन वाटर। बेटा प्लाज्मा में जो फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड है इट हैज मच वाटर, इसमें बहुत सारा वाटर है। तो क्योंकि ऑक्सीजन लेस सॉल्युबिलिटी है तो इसमें 3% ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। रेस्ट ऑफ द 97% is transported combined with hemoglobin as hemoglobin has high affinity for oxygen, as hemoglobin has ठीक है जी बेटा। अब हम थोड़ा सा ये लिख लिया सबने। चलिए हम पहले यहाँ पे बेटा थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर करेंगे क्योंकि मैक्सिमम तो यही है। स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आप पूरा लिखना स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन बेटा दो पार्ट से बना है, हीम ग्रुप एंड ग्लोबिन प्रोटीन। ये बना है बेटा हीम ग्रुप प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। जो हीम है इट इज फॉर्म्ड ऑफ, जो हीम ग्रुप है ना बेटा इट इज फॉर्म्ड ऑफ, ध्यान से, फोर फायरिन रिंग्स, four porphyrin rings attached with each other
बाय मिथाइन ब्रिजेस, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। चार पोरफायरिन रिंग्स के, और इसी का ही सेकंड पार्ट बता रही, ग्लोबिन का नहीं, यहां से ही सेकंड पार्ट में बता रही हूँ, हीम ग्रुप का ही। दोबारा से ध्यान दो, ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में अभी नहीं बात करें, हीम ग्रुप। ईच porphyrin ring has one ferrous ion, Fe2 पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिखा है फेरिक नहीं, इट इज फेरस, आपने 10th में पढ़ा होगा थोड़ा सा। फेरस, one ferrous in the center। तीसरा पार्ट है बेटा 1O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल combines with one ferrous of hemoglobin molecule। Therefore, one hemoglobin molecule can bind maximum of 4 oxygen molecules। One ferrous combines with 4 oxygen molecules। Yes or no? क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में 4 पोरफायरिन रिंग्स है, हर पोरफायरिन में एक फेरस है, तो 4 पोरफायरिन में 4 फेरस हुए, एक फेरस के साथ एक ऑक्सीजन, 4 फेरस के साथ 4 ऑक्सीजन। इज इट ओके? जो ग्लोबिन है, ये सिर्फ पता ही होना चाहिए, ग्लोबिन प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स, और टोटल ऑफ हम कहेंगे 4 पॉलीपेप्टाइड्स। एक चेन्स है लंबी लंबी, तो 4 चेन्स, और हर चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड। इज इट ओके? ठीक है। अब बेटा हीमोग्लोबिन जो है ना, छोटा सा मॉलिक्यूल है, कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है। हीमोग्लोबिन को हम फ्लूइड है ये, है ना, पहली बात तो फ्लूइड है, तो हम इसकी वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को हमने आइसोलेट कर दिया, 10 को आइसोलेट कर लिया। ये कोई मोती नहीं है जिनको उठा उठा के हम आइसोलेट करेंगे, नहीं, हम वॉल्यूम लेते हैं हीमोग्लोबिन। इज इट राइट? हम वेट ले सकते हैं हीमोग्लोबिन का, हम ऐसे एक एक चेन नहीं अलग कर सकते। ठीक है। और दूसरी बात ये है, ये नहीं कि एक हीमोग्लोबिन डाला तो वो 4 ऑक्सीजन से इमीडिएटली कंबाइन कर जाएगा, नहीं बेटा। एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है कि एक हीमोग्लोबिन 4 से मैक्सिमम कंबाइन कर सकता है, बट ऐसा नहीं, हमें बहुत सारा, यू कैन से, हमें बहुत सारी ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तब जाके हीमोग्लोबिन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से उसके साथ ज्वाइन करेगा। ये नहीं कि 2 हीमोग्लोबिन 8 ऑक्सीजन, तो दोनों हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स 8 ऑक्सीजन से कंबाइन कर देंगे, नहीं, वो शायद एक से भी कंबाइन ना कर पाए। इतनी नहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मैग्नेट और आयरन की तरह से कि दोनों को पास में लाए तो दोनों जुड़ जाएंगे, इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, इनकी एफिनिटी है, ज्वाइन कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हीमोग्लोबिन और बहुत सारी ऑक्सीजन डालेंगे, तब कहीं जाके मैक्सिमम कैपेसिटी में ये
सैचुरेट या ये ऑक्सीजन से कंबाइन कर पाएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। ये लिख लिया बेटा सबने? ये मैं रब कर दूं? यस मैम। यहाँ पे फिर बॉक्स में लिख लो कि हीमोग्लोबिन इज नॉट स्टडीड इन मॉलिक्यूल्स बट इट इज स्टडीड इन वेट। या हम मेजर इसको करते हैं नंबर्स में नहीं, इट इज नॉट, हम ये भी लग सकते हैं, इट इज नॉट मेजर्ड इन molecules in number but it is measured based on its weight। ठीक है, फिर एक पॉइंट लिखो बेटा, ये कई चीजें आपको पता चलेगी। इनिशियली when hemoglobin is exposed to oxygen, the affinity of hemoglobin for oxygen is low। एफिनिटी होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी वो थोड़ी है। धीरे धीरे आपकी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है, एकदम थोड़ी कि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड ही बन जाती है एकदम। आप थोड़ी थोड़ी उससे बात करते हो, पहले आप पूछते हो कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, पहले कहाँ पढ़ते थे, धीरे धीरे आपकी एफिनिटी उसके साथ बढ़ती है। ठीक है, इसी तरह हीमोग्लोबिन है, जैसे ऑक्सीजन पास आया एकदम नहीं उसकी बहुत ज्यादा एफिनिटी होती। देयरफॉर hemoglobin slowly binds with oxygen। पहले धीरे धीरे बाइंड करें। दूसरी बात, as some oxygen binds with hemoglobin, जैसे ही कुछ ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड होनी शुरू हो गई, its affinity for oxygen increases। ये साइन है increases का, आपने लिख लेना है पूरा, increases and thus it मतलब hemoglobin quickly binds with oxygen। ठीक है, जैसे जैसे हम ऑक्सीजन बढ़ाते जाएंगे ये फटाफट बाइंड हो जाएगा। एट सर्टेन, कुछ भी हो सकता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन बढ़ाते जा रहे हैं, वो बाइंड करता जा रहा है करता जा रहा है, बट कुछ देर बाद एट सर्टेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन द बाइंडिंग ऑफ hemoglobin for oxygen stops। क्यों स्टॉप होगी? क्योंकि हीमोग्लोबिन के जितने हाथ थे वो सब ऑक्सीजन से, उन्होंने ऑक्सीजन को पकड़ लिया था। अब आप ऑक्सीजन जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ, कहां से वो एक्स्ट्रा हाथ लेके आएगा? फिर कहता है माफ करो अब नहीं मैं बाइंड कर सकता। ठीक है, बिकॉज hemoglobin gets fully saturated with oxygen and cannot bind with any more oxygen even if the PO2 is increased। पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हम और बढ़ा दें बट फिर भी बाइंडिंग नहीं करेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन का अब कुछ नहीं बचा जो ऑक्सीजन से बाइंड कर सके। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, पहले बाद में लिखना। यहाँ पे देखो, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे हम ले रहे हैं PO2 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे हम ले रहे हैं परसेंटेज saturation of hemoglobin, percentage saturation of hemoglobin। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, बाकी हम बाद में देखेंगे। ये है 100% saturation। Can you see it? यहाँ तकरीबन 95 mm ऑफ मर्करी पे हीमोग्लोबिन गेट्स 100% सैचुरेटेड। ठीक है, दोबारा से देखो, ये देखो, ये धीरे धीरे यहाँ तक, दिस इज एस शेप्ड कर्व, एस शेप, ये देखो एस शेप है, दिस इज सिग्मोइड कर्व। ये 0 था, यहाँ से लेके ये 1 से लेके यहाँ तक 2 तक देयर इज स्लो बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। उसके बाद इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, यहाँ तक 3 तक जो है फटाफट से PO2 बढ़ रहा है, और ये भी फटाफट से जो है वो बाइंड कर रहा है, और फिर धीरे धीरे आकर यहाँ पर 95 mm ऑफ मर्करी पे 100% सैचुरेट हो जाता है, और उसके बाद PO2 बढ़ती रहे, बट ये उससे ज्यादा बाइंड नहीं कर सकता। कैन यू गेट मी? दिस इज सिग्मोइड कर्व। ठीक है, लिख लो, पहले ये लिखो और ये बनाओ। इसको हम और क्या बोल देते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये मैं बताऊंगी क्यों बोलते हैं इसको। आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन, यहाँ पे देखो पहले ध्यान से, वाई ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मोइड, तो हम ये वाला लिखेंगे। ये जो है कि भाई उसकी पहले स्लो एफिनिटी है, फिर जैसे ही थोड़ी सी ऑक्सीजन बढ़ जाती है उसकी एफिनिटी बढ़ जाती है, उसके बाद हीमोग्लोबिन पूरी तरह सैचुरेट हो जाता है, तो इट बिकम्स फ्लैट। ठीक है, बना लो फटाफट, और यहाँ पे रेफरेंस लिख लेना, एनसीईआरटी पेज 274।
ठीक है, यहाँ पे एक और हमने देखना है। %50 सैचुरेशन 25 mm ऑफ मर्करी पर हो जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो बेटा, राइट डाउन। बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन is primarily related to partial pressure of oxygen. Partial pressure of oxygen. But PCO2, comma, hydrogen ion concentration and temperature are the factors. And temperature are the factors which can interfere with the binding of hemoglobin with oxygen. हाँ हाँ जी, हम जो अपने पॉइंट जो स्टार्टिंग में बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू किसके रिलेटेड था? related with the partial pressure of oxygen. ठीक है, more the PO2, लिख लो more the PO2, more the binding of hemoglobin with oxygen. अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, इसी पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन आर्टीरियल ब्लड, आर्टीरियल या ऑक्सीजनेटेड ब्लड which has low CO2 and high PO2, the P50 value, मैं अभी बताती हूँ P50 है, P50 is 25 mm of mercury. So what is P50? P50 क्या? P50 is PO2 at which hemoglobin is 50% saturated with oxygen. If PCO2 increases, किसी कारण से भी अगर PCO2 increase करता है, the affinity of hemoglobin for oxygen decreases. उसका प्यार मोहब्बत कम हो जाता है, अफेक्शन कम हो जाता है. Therefore, hemoglobin requires higher
P50 पहले अगर 25 था, अब जो है CO2 बढ़ने से लेटर से 30 हो गया है, तो मतलब यहाँ पे ये 30 अगर हो गया, अगर लेटर से, तो अब यहां से जो कर्व जाएगा मतलब उसको बहुत ज्यादा हाई पी ऑक्सीजन चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉर 100% सैचुरेशन। थोड़ा सा हम यहाँ पे ठीक सा बना लें। इज इट राइट? तो ये वाला कर्व ये है व्हेन PCO2 इंक्रीजेस, तो ये वाला कर्व, राइट वाला कर्व जो है वो जाएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं हीमोग्लोबिन रिक्वायर्स हायर P50 एंड thus more CO2 is required for 100% saturation. Thus, the curve shifts towards right. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये नहीं समझ में आया कि राइट में क्यों शिफ्ट किया? ये तो नॉर्मल ब्लड में है, आर्टीरियल ब्लड नॉर्मल ब्लड है। जब ये वाला कर्व है, ये जब ब्लड में CO2 ज्यादा आ गया है, तो एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो गई है ऑक्सीजन के लिए। अब उसे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए फॉर बाइंडिंग, इसलिए कर्व कहां पे? राइट में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Likewise, high temperature as well as low pH और ब्रैकेट में लिखो high H positive ion concentration. High temperature, high H positive ion concentration या low pH in blood also decreases affinity of hemoglobin for oxygen. And they also shifts the curve towards right. और इससे नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, that is why during fever there is increased rate of breathing, है ना, सांस तेजी से चलता है। कभी आप ऑब्जर्व करना किसी को, है ना, अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को फीवर होता है, कोई इधर उधर किसी को भी, तो उसका रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो गई।
सेल्स को तो ऑक्सीजन चाहिए, अब हीमोग्लोबिन कैसे ऑक्सीजन लेके जाए? तो इसलिए बॉडी को क्या करना पड़ता है, ब्लड में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का इनफ्लो करना पड़ता है, तभी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर पाए। इज इट ओके? दिस इज द रीजन व्हाई the increased rate, why the rate of breathing increases during fever. ये समझ में आ गई क्यों बढ़ता है एवरीबडी? ठीक है जी। तो ये आ गया आपका सिग्मोइड कर्व कि अंडर व्हाट कंडीशंस, अगर आपसे पूछा जाए टेम्परेचर कम हो जाए तो कर्व कहां को शिफ्ट करेगा, लेफ्ट में शिफ्ट कर जाए। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कर्व राइट में शिफ्ट करेगा। अगर CO2 कंसंट्रेशन कम हो गई तो कर्व लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, अगर बढ़ गई तो कर्व राइट में शिफ्ट करेगा। इज इट ओके? समझ में आई? ठीक है, चलिए एक पॉइंट हम और करेंगे आज के दिन में। नेक्स्ट आ जाता है बेटा 100 ml ऑफ ब्लड। हम कौन सा अगर बात करें, आर्टीरियल ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टीरियल ब्लड हैज अप्रोक्सीमेटली, ये साइन होता है अप्रोक्स का, अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। हम मैक्सिमम लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 1 ग्राम of hemoglobin binds with 1.37 ml of oxygen। ऑक्सीजन भी हम मॉलिक्यूल्स में नहीं ले सकते, उसकी भी हम वॉल्यूम लेते हैं। Therefore 15 ग्राम of hemoglobin binds with again approximately 20 ml of oxygen। मल्टीप्लाई करके देख लो, हम कहेंगे इन अदर वर्ड्स 100 ml of blood या oxygenated blood, oxygenated blood has 20 ml of oxygen। जो लंग्स में से टिश्यूज में जा रहा है तो 100 ml ब्लड के पास 20 ml ऑक्सीजन है। उसके बाद सेकेंड हम पॉइंट करें, 100 ml of deoxygenated blood, venous blood, impure blood has 15 ml of oxygen। 15 तो उसके पास भी है। तो अब मुझे शिवांशी, अब मुझे बताओ कि 100 ml ब्लड लंग्स में से जो चलता है और टिश्यूज के पास पहुंचता है तो कितनी ऑक्सीजन टिश्यूज को दे रहा है? Therefore 100 ml of oxygenated blood transports dash ml of oxygen to tissues। जल्दी से शिवांशी। सरगम आप बताओ बेटा। अच्छा दोबारा से अब हम बात करें, एक और मैं तुम्हें एग्जांपल दूं। एक कार है, उसके 4 टायर तो अपने है ही है, 4 टायर उसने और रखे अपनी कार में। से ए कार हैज 8 टायर्स बट व्हेन इट कम्स बैक इट हैज 4 टायर्स।
तो उसने कितने टायर्स ट्रांसपोर्ट किए? 4. बोलो बच्चों। 4 4। 4 तो बस यहाँ पर भी वही चीज है। एक मिनट बेटा, है ना? तो इस तरह से यहाँ पर भी 20 ml लेके गया, 15 ml वापस है उसके पास। तो एक्चुअल में कितनी ट्रांसपोर्ट की? सिर्फ 5 ml, isn't it? ठीक है ना? सो ट्रांसपोर्ट 5 ml of oxygen to the tissue. Is it okay? yes ma'am. तो ये बचा आज के लिए है, ठीक है? ये पढ़ के आना, और इसके बाद आगे का ट्रांसपोर्ट में हम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। इज इट ओके? बट इससे पहले ये अच्छी तरह से पढ़ के आना, क्योंकि आगे कराने से पहले मैं इसमें से पहले क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर हम आगे करेंगे। इज इट ओके? ठीक है बेटा, ओके बच्चे, बाय बाय। Thank you. Thank you ma'am.